अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबीब खान एंड वेलकम टू पाकिस्तान प्रॉपर्टी प्लेबुक। नया नाज़ाबाद अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रहा है रिगार्डिंग नया नाज़ाबाद अपार्टमेंट रीट। और इस आईपीओ के बाद मुल्क में जो रीट्स की सूरत हाल है और क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, इन तमाम तर सवालों के जवाबात जो हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे डॉल्मेन सिटी रीट के जो सीईओ हैं मोहम्मद एजाज साहब। एजाज, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा, यू आर वन ऑफ द पायनियर्स इन रीट। अब एक और रीट आईपीओ आप लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उसकी लिस्टिंग होने जा रही है, नया नाज़ाबाद अपार्टमेंट रीट की। क्या समझते हैं ये रीट कैसा एक्सपीरियंस होगा और इटसेल्फ रीट के लिए इसको क्या एक्सपोजर मिलना देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक हालात हैं वो ज़ाहिर हर मुल्क का अपना पेक्यूलियर हालात होते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हमें हायर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी है और उसमें यूथ ज़्यादा है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी ज़रूरी है। लेकिन हम हाई ग्रोथ जब करते हैं और इम्पोर्ट बढ़ जाती है तो हम करंट अकाउंट के चैलेंजेस में चले जाते हैं, फिर करेंसी कोलैप्स करती है, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। तो हमको एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल चाहिए है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो लेकिन इंपोर्ट नहीं बढ़े और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, स्किल और अनस्किल दोनों के लिए, और सरकार का रेवेन्यू बढ़े। तो ये 3-4 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कंस्ट्रक्शन सेक्टर या रियल एस्टेट डेवलपमेंट सेक्टर बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकता है। और हम ये एक कॉन्सेप्ट को प्रूव करने में लगे हैं कि ये काम दुनिया भर में हो चुका है और हम लोग उसको अगर करें पाकिस्तान में तो ये हमारे बहुत से इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस को एड्रेस करने में हेल्प करेगा। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। आप नज़र दौड़ाएं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ पर दुनिया भर के, तो आपको ऐसा स्काई खाली नहीं मिलता जैसे हमारे यहाँ है। घरों की शॉर्टेज है, ऑफिस स्पेस की शॉर्टेज है, मॉल की शॉर्टेज है, स्कूल्स प्रॉपर नहीं है, वेयर हाउसिंग नहीं है, होटल कराची में पिछले 40 साल में कोई नया नहीं बना है, हॉस्पिटल्स का फुकदान है। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट डेवलपमेंट से जुड़ी हैं और उसको करने के लिए हमको कोई मेकैनिज़म निकालना है। और उस मेकैनिज़म की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करें। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से मुराद है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, डिस्क्लोजर्स प्रॉपर होने चाहिए, मैनेजमेंट प्रोफेशनल होनी चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होनी चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उनकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, मार्केट डिसिप्लिन उनके ऊपर इन्फोर्स होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों का एक फ्रेमवर्क जो है रियल एस्टेट के हवाले से वो SCCP ने क्रिएट किया है एंड आई थिंक दे डिज़र्व अ बिग क्रेडिट फॉर इट कि वो 2005 से इस एफर्ट्स में लगे हुए हैं, 2008 में लेकर आए थे और भी जितने जो एसोसिएटेड चैलेंजेस थे उनको एड्रेस करते हुए रीट का एक फ्रेमवर्क बन गया। और हम ये कॉन्सेप्ट प्रूफ करने में कामयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर हम अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को प्रोफेशनल लाइंस पे इरेक्ट कर सकते हैं और फॉर्मल फाइनेंस उसमें पार्टिसिपेट कर सकें तो हम अच्छे रियल एस्टेट एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो डॉल्मेन सिटी रीट जो है वो पहली रीट थी, साउथ एशिया की पहली रीट थी जिसने कि बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। और फिर डेवलपमेंटल रीट जो है वो हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किए। ग्लोब रेजिडेंसी रीट पहली डेवलपमेंटल रीट थी, फिर सिग्नेचर रेजिडेंसी रीट आई और अभी हम नया नाज़माबाद अपार्टमेंट रीट की लिस्टिंग में लेकर आ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो आप नया नाज़ाबाद अपार्टमेंट की जो रीट लेके आ रहे हैं, इसमें आप 15% ऑफरिंग के साथ जा रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है इसके पीछे? पहले तो ये कि ये नया नाज़माबाद एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसको जो उसकी होल्डिंग पेरेंट कंपनी है वो कहलाती है जावेदान कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो भी एक लिस्टेड एंटिटी है। तो ऑलरेडी जो लिस्टेड एंटिटी का डिसिप्लिन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो उसके ऊपर लागू होता है, तो हमने उसी के फ्रेमवर्क में उसको डेवलप किया। ये तकरीबन 1400 एकड़ पर फैला हुआ एक प्रोजेक्ट है। उसमें फ़र्स्ट फेज़ में हमने हॉरिजॉन्टल हाउसिंग और प्लॉट्स सेल किए थे तकरीबन 6000 यूनिट्स, और अब फ़ेज़ 2 जो है उसमें हम वर्टिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं जिसमें अपार्टमेंट्स हैं और मिक्स यूज़ भी है, यानी रिटेल भी है नीचे और ऊपर अपार्टमेंट्स हैं, वो डेवलप कर रहे हैं। और ये सारा जो डेवलपमेंट है इसके हमने क्लस्टर्स बनाए डेवलपमेंट के और उन क्लस्टर्स को रीट के अंदर डेवलप कर रहे हैं। हमने 7 रीट्स क्रिएट किए, ये तीसरी रीट है इसी सिलसिले की जो हम लेकर आ रहे हैं। ये तकरीबन 47,000 स्क्वायर यार्ड्स का एरिया है एग्रीगेट, इसमें 7 प्लॉट्स हैं और उनको फिर फेज़ वाइज हम लेकर आ रहे हैं। 3 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं, चौथे का सॉफ्ट लॉन्च अभी हमने पिछले हफ्ते किया है
उसका भी फॉर्मल लॉन्च करेंगे महीने भर में। और ये 47,000 स्क्वायर यार्ड पे तकरीबन 7 मिलियन स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया होगा, 3.8 मिलियन स्क्वायर फीट अपार्टमेंट्स और तकरीबन 400,000 स्क्वायर फीट रिटेल स्पेस। तो ये प्लान है इसका। आप क्या समझते हैं कि आईपीओ जब इस रीट का आएगा तो रीट के लिए इटसेल्फ मज़ीद दरवाजे खुलेंगे? क्योंकि अभी हम इनिशियली आपने ख़ुद भी कहा कि अभी बहुत कम रीट्स पाकिस्तान में अभी अवेलेबल है, तो फर्दर डोर्स खुलेंगे? एक तो ये कि रीट की ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि उसको लिस्ट करवाना है। आइडिया है कि ये जो बिज़नेस है रियल एस्टेट डेवलपमेंट का, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेट कर सके और कैपिटल मार्केट के थ्रू हम उसकी फाइनेंसिंग को अरेंज कर सकें। तो ये तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि ग्रेजुअली स्लोली बट डेफिनेटली फर्मली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो रीट्स हैं उनकी अवेयरनेस बढ़ी है। डॉल्मेन सिटी रीट में फॉर एग्जांपल 5,000 यूनिट होल्डर थे, 6,000 यूनिट होल्डर थे तकरीबन 2 साल पहले, अभी वो तकरीबन 30,000 यूनिट होल्डर्स हो गए हैं। इसी तरह ग्लोब रेजिडेंसी रीट में भी और सिग्नेचर रेजिडेंसी रीट में भी पब्लिक ने पार्टिसिपेट किया, उससे अवेयरनेस इम्प्रूव हुआ। फिर और जो डेवलपर्स हैं उनके लिए ये मोटिवेशन का सोर्स बना कि वो भी अगर अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें ऑन प्रोफेशनल स्ट्रक्चर्स, तो वो भी फिर बेहतर और बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। सो इसी की स्पिरिट को साथ लेके चल रहे हैं कि नया नाज़िमाबाद अपार्टमेंट रीट जो है, जैसे मैंने बताया 7 मिलियन स्क्वायर फीट 70 लाख स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया है। इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो चुका है, 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, उसका 50% जो है वो पब्लिक ने बुक कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें और रिस्पांस बहुत अच्छा है, तो ये अब मज़ीद लॉन्च करेंगे। रिटर्न्स जो हैं इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन, अगर आप देखें कि 18 रुपए पे इसको ऑफ़र किया है द फ्लोर और 23 की सीलिंग रखी है। ये मैं आपसे ये पूछना, क्या मेथोडोलॉजी जो आपने इसमें पीछे रखी है? वैल्यूएशन की मेथोडोलॉजीज़ हैं स्ट्रक्चर्ड, क्या आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड पे देखें, आप डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पे देखें, तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पे पर यूनिट वैल्यू जो आती है वो तकरीबन 32 रुपये पर यूनिट आती है। तो उससे एक डिस्काउंट दिया है 30% का, ताकि इन्वेस्टर्स के लिए वो मज़ीद अट्रैक्टिव हो जाए। अगर हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से देखते हैं तो इसकी वैल्यू 38 रुपीज़ आती है, तो ये एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे है। अगर 23 रुपये पे इसको सब्सक्राइब किया जाए तो आपका जो एक्सपेक्टेड IRR है वो तकरीबन 25% का है ओवर 7 ईयर्स, यानी कि आप 7 साल का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 25% के रिटर्न पे ले सकते हैं, जो ट्रेडेबल होगा, लिस्टेड होगा, ट्रांसपेरेंसी है, डिस्क्लोजर्स है, तो बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। प्लस हम चाहते हैं कि मार्केट इस बात को समझे कि अगर हम अपने रिसोर्सेज पूल करके अच्छा रियल एस्टेट क्रिएट कर सकें, उसका सोशल इम्पैक्ट भी बहुत सिग्निफिकेंट है और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत सिग्निफिकेंट है। तो ये हम एक मल्टीपल पर्पसेस हैं जिसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक रिटेल इन्वेस्टर एक स्मॉल इन्वेस्टर वो चाहता है कि यार उसके पास जो भी मिनिमम अवेलेबल अमाउंट है वो उससे जो है वो मार्केट में आ जाए और ट्रेड कर सके। इस IPO में, इस रीट्स में कितने मिनिमम अमाउंट से जो है वो एक इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर सकता है? ये जो रीट अभी ऑफ़र हो रही है नया नाज़िमाबाद अपार्टमेंट रीट, इसका जो पेड अप कैपिटल है वो तकरीबन 2.9 बिलियन रुपीज़ है, यानी 293 मिलियन यूनिट्स हैं। उसमें से 15% जो है वो ऑफ़र हो रहे हैं, जो 44 मिलियन यूनिट्स बनते हैं। सो टोटल वैल्यू जो ऑफ़र की है एट द सीलिंग 23 रुपीज़ की, वो तकरीबन बिलियन रुपये की बनती है। एक आम इन्वेस्टर जो है वो 500 यूनिट्स भी सब्सक्राइब कर सकता है। सो 23 रुपये के हिसाब से 500 यूनिट जो 2,000-2,500 रुपये वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और उसका रिटर्न वही होगा परसेंटेज टर्म्स में जो किसी बड़े इन्वेस्टर का होगा। तो अपर सेलिंग कोई नहीं है, वो बुक बिल्डिंग के प्रोसेस में लाइक यू सेड के इन्वेस्टर्स को जो है वो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो एक आम इन्वेस्टर जो कि फिजिकली एक प्रॉपर्टी बाय करता है और एक रीट की तरफ जाता है, तो उसके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव है? एक रीट ज़्यादा अट्रैक्टिव है या एक फिजिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा अट्रैक्टिव है? रीट जो है ये रियल एस्टेट बनाने का बिजनेस करती है। यानी ये जो रीट है नया नाज़िमाबाद अपार्टमेंट रीट, ये 7 मिलियन स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया बना रही है। इसका एक बिज़नेस मॉडल है कि इसकी एक लैंड की वैल्यू है X, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और इसकी सेल प्राइस है
और इस तमाम को अचीव करने के लिए एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है। अगर आप इस बिज़नेस में पार्टिसिपेट करें तो आप 25-30% का पर एनम रिटर्न अर्न कर सकते हैं। सो रीट जो है वो इस बिज़नेस में पार्टिसिपेशन को ऑफ़र कर रही है। दूसरे लोग होते हैं वो बिज़नेस में नहीं जाना चाहते, वो बोलते हैं कि हम तो अपार्टमेंट ख़रीदना चाहते हैं या हम रिटेल ख़रीदना चाहते हैं। तो उनको भी बड़ा कंफर्ट होता है कि उनका जो सप्लायर है वो किसी रेगुलेटरी रिजीम के तहत ऑपरेट कर रहा हो, उसके ऊपर कौन से कानून ज़ाब्ते लागू होते हैं और कौन उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है। सो वो भी बड़ा कंफर्ट, इसीलिए मैंने नोट किया पिछले 2-3 साल में जबकि मार्केट के हालात काफ़ी ख़राब थे, बिकॉज़ करेंसी भी प्रेशर में थी, इंटरेस्ट रेट भी बढ़े हुए थे, लेकिन जो रीट से रिलेटेड जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स थे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में थी और वो अपने आप को टाइम पर बना के डिलीवर कर रहे थे। तो ये ये अच्छा एस्पेक्ट है इसका। अच्छा, रीट ने इटसेल्फ पाकिस्तान में हमने देखा कि कुछ आपने भी कहा कि ग्रो करना शुरू किया है। लॉसेस से प्रॉफिट का सफ़र डॉल्मेन की अगर बात करें तो कैसे तय किया? डॉल्मेन का जो एक्सपीरियंस था वो ज़ाहिर है पहला एक्सपीरियंस था। एक कारोबार हो रहा हो जिस पे कोई कानून लागू नहीं होता, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग विम्सिकल हो जाती है। जो भी टॉप मैन हो, वो स्पॉन्सर हो या वो चीफ एग्जीक्यूटिव हो, वो अपने विम्स पे फैसले करता है। लेकिन जब आप वो चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना शुरू करते हैं और उसको एक डिसिप्लिन का पाबंद करते हैं, तो शुरू में तो ये चीज़ लगता है कि ये पेनफुल होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है वो इसका बहुत ज़्यादा है। ये दुनिया में वो इसीलिए रहा है कि इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, कि जहाँ पर डिसीजंस डॉक्यूमेंट होते हैं, परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है, और वो लाइसेंस्ड एंटिटीज़ हैं, यानी प्रोजेक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये आरएमसी की जॉब है कि वो इसको मेक श्योर करे कि वो ओरिजिनल प्लान से करीब हो। फिर आरएमसी की परफॉर्मेंस को ट्रस्टी ऑब्ज़र्व कर रहा है। फिर ये दोनों लाइसेंस्ड एंटिटीज़ हैं जिनको एससीसीपी देख रहा है। फिर इस प्रोजेक्ट की और इस रीट की रेटिंग होती है, वो एक डिस्क्लोजर है। इसके अकाउंट्स का ऑडिट होता है, इसके एसेट की वैल्यूएशन होती है। तो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव शफ़ाफ़ निज़ाम जो है वो बन गया, जिसकी वजह से मार्केट का भरोसा बढ़ गया कि अगर रीट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, द प्रोबेबिलिटी कि ये कामयाब होगा और टाइम पे कामयाब होगा वो बहुत हाई हो जाती है। या ये प्रोजेक्ट रीट इसको मैनेज कर रही है तो वो किसी निज़ाम के तहत इसको मैनेज कर रही है। फिर इसका दूसरा बड़ा बेनिफिट ये हो रहा है हमें, जो शुरू में हमको चैलेंज फेस होता था कि अच्छे प्रोफेशनल्स इस बिज़नेस की तरफ आएँ। जिससे आपने आई एम श्योर देखा होगा कि जो रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं वहाँ पे आपको एक डिफरेंट कैलिबर के प्रोफेशनल्स मिलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आपको एक डिफरेंट लेवल का टैलेंट मिलता है। सो हमारी डिज़ायर है कि जो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट डेवलपमेंट सेक्टर है, इसमें भी वही क्वालिटी के प्रोफेशनल्स आएँ जो इन रेगुलेटेड सेक्टर्स में जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हुए और एक मैनेजमेंट कैपेसिटी जो है वो बिल्ड हो गई है। आपने कहा मार्केट में ओवर वेलकम हो रहा है और नया आईपीओ आ रहा है। इस आईपीओ के हवाले से इन्वेस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी उनके लिए इसमें जो है वो मौजूद है? अपॉर्चुनिटी सबसे पहले जो स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्टर्स आते हैं, वो लोग फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं जनरली। उनका कंसर्न होता है कि कैश फ्लोज क्या होंगे, वोलेटिलिटी क्या होगी, सर्टेनिटी क्या है प्रोजेक्शंस की। तो वो सारे रिस्क्स एड्रेस हो रहे हैं। अगर आप लिस्टेड रीट्स की वोलेटिलिटी देखेंगे मार्केट में, तो वो मार्केट की वोलेटिलिटी से 1/4 है। सो बहुत वोलेटिलिटी बहुत कम है। बहुत स्पेसिफिक बिजनेस है, इसमें कुछ रास्ते को बदलना नहीं है। ये ज़मीन का टुकड़ा है, इस ज़मीन के टुकड़े पर अपार्टमेंट और रिटेल बना के बेचना है। अपार्टमेंट और रिटेल की डिमांड है या नहीं है, इसके लिए कोई आइंस्टाइन नहीं दरकार है कि वो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। टाइम पर क्वालिटी डिलीवरी विद रिजनेबल प्राइस वो ऑफ़र होती है तो वो बिज़नेस हो जाता है। तो रिस्क इसमें बहुत कम है, इसमें वोलेटिलिटी जो है वो कम है, सर्टेनिटी ऑफ अचीविंग रिजल्ट्स बहुत हाई है। और जो रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 7-8 साल की इन्वेस्टमेंट के होराइज़न पे आपको 25% प्लस का IRR मिलेगा, विच इज़ अ वेरी हेल्दी रिटर्न। अगर आप 10 ईयर का PIB देखें तो वो शायद आपको 12-13% की यील्ड देगा, और ये आपको 25% का रिटर्न ऑफ़र कर रहा है। और इसमें अपसाइड जो है वो है
खुदा न खास्ता महंगाई हो जाए तो वो रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। गोइंग फॉरवर्ड आरिफ हबीब से और नया नाज़ाबाद में ही आफ्टर दिस रेजिडेंशियल रीड कोई कमर्शियल रीड, कोई होटल्स लाइक यू सेड, और कोई हॉस्पिटल्स की तरफ कोई रीड के प्लान्स हैं? जी बिल्कुल, ये हमारी पाइपलाइन में है। हॉस्पिटल की रीड भी है, होटल की रीड भी है, और इसके अलावा हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की रीड्स पर भी फोकस कर रहे हैं। हमारा ये ख्याल है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं इसको सरकार की उसमें बनाने के बजाय उसको पीपीपी मोड में डेवलप करना चाहिए, जिसमें बेहतर मॉनिटरिंग है, बेहतर फाइनेंशियल एफिशिएंसी है, बेहतर पार्टिसिपेशन है। आम आदमी जिसकी जेब में 10,000 रुपये हैं, 50,000 रुपये हैं, 5 लाख रुपए हैं, उसको अच्छे रिटर्न की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हासिल नहीं हैं। वो बैंक में पैसे रखते हैं जहाँ पे वो 5-8% का रिटर्न कमा पाते हैं। अगर उनको आप 25% का रिटर्न दे सकें तो आई एम श्योर कि उनकी सेविंग हैबिट्स भी इम्प्रूव होंगी और उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। तो आपको और भी ज़्यादा इकोनॉमिक, क्योंकि ये साइकिल्स में चलती है, एक दफ़ा साइकिल मोमेंटम गेन कर ले तो उसका वो बहुत बेनिफिट होता है। सो अभी एक आम आदमी जिसके पास फर्ज किया कि 1 करोड़ रुपए हैं, वो क्या करेगा उस पैसे से बैंक में रखने के बजाय? अगर वो ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सके जो कि सोसाइटी को कंट्रीब्यूट भी कर रही है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही है, सरकार को भी रेवेन्यू मिल रहा है, तो बहुत सब्सटेंशियल और उसको 25% का रिटर्न भी मिल रहा है बजाय 8% के, तो जाहिर है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसकी वैल्यू बनती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।